तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में। लेप्टोस्पाइरोसिस जो डिज़ीज़ है ये क्या है, ये जूनोटिक डिजीज़ होता है, ठीक है। मतलब इसका ट्रांसमिशन जो होता है ना वो ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में होता है, जूनोटिक डिजीज़। ये मोस्ट कॉमन जो होता है वो रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ये डिज़ीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अंडमान हेमरेजिक फीवर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई, अंडमान हेमरेजिक फीवर? क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़्यादा अंडमान निकोबार में ये ज़्यादा कॉमन होता है, कोस्टल एरियाज़ में जो होता है ना वो ज़्यादा ये डिजीज़ जो होता है ये कॉमन होता है, ठीक है। इसके बाद इसका सोर्सेज जो हो रहा है, हम लोग बोले कि ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में होता है, तो एनिमल्स में भी मोस्ट कॉमनली जो होता है ये रैट्स, कैटल और डॉग्स के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और इस डिज़ीज़ से एसोसिएटेड बहुत ही कॉमन 3R जो है ये एसोसिएटेड होता है। अब भाई 3R क्या है? एक तो R हो गया रेनफॉल, हम लोग देखें कि बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर रैट्स के थ्रू बहुत कॉमन का ट्रांसमिशन होता है और हो जाएगा राइस फील्ड में, ठीक है। तो ये 3R हम लोग को याद रखना है। तो ये सब तो हो गया जनरल बात, ठीक है। इसका मतलब देख लिए कि जूनोटिक डिजीज़ होता है, इसका सोर्सेज क्या क्या है, कौन सा सीज़न में ज़्यादा कॉमन होता है, और इसको हम लोग अंडमान हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस ऑर्गेनिज्म के बारे में, हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेप्टोस्पाइरोसिस जो है इसका 2 स्पीसीज़ होता है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन और जो सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक जो होता है ह्यूमंस के लिए वो लेप्टोस्पाइरा एंटेरोगेंस होता है, ठीक है, जो कि ये पैथोजेनिक है टू ह्यूमंस। और जो सेकेंड होता है वो होता है लेप्टोस्पाइरा बाइफ्लेक्सा, ये सेप्रोफिटिक होता है, ठीक है। तो हम लोग मेन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, लेप्टोस्पाइरा एंटेरोगेंस पढ़ने। भाई हम लोग को जो काम है ह्यूमन से जो रिलेटेड है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेप्टोस्पाइरा एंटेरोगेंस के बारे में, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजी पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पाइरल है, स्पाइरल शेप्ड है और टाइटली कॉइल्ड है, देख रहे ऐसे कैसे पूरा कॉइल्ड है, टाइटली कॉइल्ड है, ठीक है। और इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना कि एक बस सिंगल एंडोफ्लैजेलम होता है, एक फ्लैजेला होता है जो कि इसको मोटाइल बनाता है। और इसलिए जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना तो इसमें क्या देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ट्रांसलेशनल मूवमेंट और स्पिनिंग मूवमेंट हम लोग को शो करता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और माइक्रोस्कोप से एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी ये लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग को नहीं दिखता है। अरे भाई इतना पतला है तो कहाँ से लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कभी नहीं दिखता है हम लोग को, कब दिखेगा, जब भी कोई डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप या फिर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हम लोग को ये दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है। और जब भी स्टेनिंग हम लोग जब करते हैं तो स्टेनिंग में क्या होता है कि कोई कभी भी ये रेगुलर स्टेन से नहीं ये हम लोग को दिखेगा। हम लोग को इसको देखने के लिए हमको स्पेशल स्टेन हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि जो सिल्वर इम्प्रेगनेशन जो स्टेन होता है ना, सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन्स, इसमें जो होता है जैसे कि फोंटाना स्टेन्स and the modified Steiner technique, ठीक है। तो ये हो गया कि लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, हम लोग को डार्क ग्राउंड या फिर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। और नॉर्मल स्टेन से हम लोग को नहीं दिखता है, इसके लिए हम लोग सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन जैसे कि फोंटाना स्टेन एंड द मॉडिफाइड स्टेनस टेक्निक हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसका पैथोजेनेसिस के बारे में। तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख लिए कि कौन सा 2 हम लोग को याद रखना है स्पीसीज, एंटेरोगेंस बाइफ्लेक्सा। इसमें एंटेरोगेंस जो है ये मोस्ट कॉमन है क्योंकि एंटेरोगेंस जो है वो पैथोजेनिक होता है टू ह्यूमंस, ठीक है। जूनोटिक डिजीज़ होता है, स्टेन्स देख लिए, माइक्रोस्कोप का देख लिए हम लोग, 3R हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू पैथोजेनेसिस, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस में क्या होता है ना कि इसका 2 फेज होता है, ये बाइफेजिक डिजीज़ होता है। एक तो होता है इसका सेप्टिसेमिक फेज और एक होता है इसका इम्यून फेज, ठीक है। ये क्या होता है, ये फर्स्ट फेज़ होता है और ये क्या होता है, ये सेकंड फेज़ होता है। अब ये सेप्टिसेमिक फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो स्किन हो गया, अगर कहीं भी खरोच हो गया, एब्रेडेड स्किन जो है स्किन एब्रेजन के थ्रू, ठीक है, या फिर अगर म्यूकोसा है, ठीक है, जैसे कि ओरल हो गया, ओरल म्यूकोसा या फिर कंजंक्टिवा का हो गया, उसके थ्रू ये एंटर करेगा, ठीक है, ब्लड में आएगा, ठीक है, ब्लड में आके मल्टीप्लाई करेगा, फिर ब्रेन हो गया, फिर ऑर्गन्स बचाएगा, ब्रेन, लिवर,
किडनी, ये सब में चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है ना कि सेप्टिसेमिक फेज में ये सब में तो जाता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा और वेस्कुलर डैमेज कॉज करता है, ठीक है। मतलब ये वेसल्स है, लार्ज और मीडियम जो वेसल्स होता है, वेस्कुलर डैमेज कॉज करता है। तो इस वेसल्स में क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, वेस्कुलर डैमेज कॉज करता है। फिर जो सेकेंड फेज होता है इम्यून फेज, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग का बॉडी जो हो गया वो इम्यून हो गया। अब जो यहाँ पे स्पाइरोकिट्स जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था, यहाँ पे ये डिसअपियर कर जाएगा इम्यून फेज में। तो हमारे बॉडी से क्या होता है, स्पाइरोकिट जो होता है वो डिसअपियर करता है और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब जो एंटीजन था उसके अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी क्योंकि इम्यून फेज है और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पैथोजेनेसिस। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स जो होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने दिन के बाद हम लोग को ये डिजीज़ मैनिफेस्ट होगा, तो 10 डेज़ होता है। ये तो हो गया एवरेज, ठीक है। रेंज 4 to 20 डेज ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स जो होता है, इसका 2 इसमें फेज़ होता है। एक तो होता है माइल्ड, एक हो गया माइल्ड एंड एक्टेरिक फेब्राइल इलनेस जो कि 90% में होता है, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो विल्स डिजीज़ होता है जो कि काफ़ी फल्मिनेंट और काफ़ी सीवियर होता है और ये बस 10% में होता है, इतना सीवियर जाता नहीं है, ठीक हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं, हेपेटोरीनल हेमरेजिक सिंड्रोम, ठीक है। हेपेटोरीनल हेमरेजिक सिंड्रोम, और ये सीवियर फल्मिनेंट होता है और इसमें टिपिकल बायफेजिक फेज जो होता है ये नहीं भी प्रेजेंट होता है। लेकिन माइल्ड एनेक्टेरिक फेब्राइल इलनेस में क्या होता है, टिपिकल बायफेजिक फेज हम लोग को दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्लिनिकल फीचर्स जो है, इसका ये टेबल है बहुत ही अच्छा सा, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले क्या, माइल्ड एनेक्टेरिक फेब्राइल इलनेस और ये विल्स डिजीज हो गया, ये हम लोग देखिए 10% में होता है और बहुत ही सीवियर होता है, फल्मिनेंट कोर्स होता है। और माइल्ड एक्टेरिक फेब्राइल इलनेस जो होता है ये 90% में होता है और यहाँ पे टिपिकल हम लोग को फर्स्ट फेज सेकंड फेज दिखेगा। फर्स्ट फेज में जो पेशेंट होगा उसको फीवर होगा, माइल्जिया होगा, मसल पेन होगा, हेडेक होगा, कंजक्टिवल सफेक्शन हो जाएगा, मतलब उसका आँख जो होगा बिल्कुल एकदम लाल हो जाएगा, रेड आइज, हाई फीवर, हेडेक, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, मसल एक्स, ये सब लेके वो पेशेंट आएगा। एब्डोमिनल पेन, फेरेंजियल एरिथमा, वॉमिटिंग। और यहाँ पे सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में इम्यून स्टेज हो गया, तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस हो जाएगा, उसका आइज इन्वॉल्व हो जाएगा, यूवियाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस, पूरे बॉडी में रैशेस दिखेगा, फीवर होगा और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हम लोग को जो भी स्पेसिमेन जो लेते हैं वो ब्लड और CSF लेते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, हम लोग यूरिन लेते हैं। फिर IgM जो होता है ना, सीरम IgM यहाँ पे एब्सेंट होगा, लेकिन इम्यून फेज में यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगा तो IgM हम लोग का यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। और इस फेज में एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल होता है और यहाँ पे रिफ्रैक्टरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विल्स डिजीज़ जो होता है, इसमें क्या होता है, ये हम लोग देखे थे 10% में होता है और ये बहुत ही सीवियर होता है। इसमें फर्स्ट फेज है, सेकेंड, लेकिन जो टिपिकल बायफेजिक फेज जो होता है वो एब्सेंट होता है। फर्स्ट स्टेज ये विल्स डिजीज़ में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, लिवर में क्या जॉन्डिस हो गया और लिवर एंजाइम्स हाई बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि पल्मोनरी हेमरेजेस पूरे स्किन में, पिट्टी की परप्यूरा, कंजंक्टिवल हेमरेजेस और कंजंक्टिवल हेमरेजेस हो जाएगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेजेस, ये सब हम लोग को हेमरेजेस यहाँ पे दिखने लगेगा। और किडनी में क्या होगा कि सीरम यूरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा और क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और रीनल फेलियर भी हो सकता है। और फिर से वही है कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग ब्लड और CSF लेते हैं स्पेसिमेन, और सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, हम लोग यूरिन लेते हैं। और यहाँ पे IgM जो होता है ना, फिर से यहाँ पे एब्सेंट होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जस्ट सेम है, बस याद रखना है कि ये माइल्ड है, ये सीवियर है, 2 फेज होता है और क्या है क्लिनिकल फीचर्स होता है और हम लोग कहाँ पे स्पेसिमेन लेना है और एंटीबॉडीज कौन से फेज में प्रेजेंट होगा, कौन से फेज में एब्सेंट होगा। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स हो गया, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स से बस इतना ही था। तो ये पेशेंट जो था टिपिकली ऐसे प्रेजेंट करता है, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, रेड आइज, मसल एक्स, वॉमिटिंग, रैश, डायरिया, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गया। अब आते हैं हम लोग लैब डायग्नोसिस में, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस में लैब डायग्नोसिस में क्या होता है कि इसमें हमने सबसे पहले देखें कि स्पेसिमेन क्या होता है। स्पेसिमेन जो होगा वो एक तो हो सकता है, अगर पेशेंट अगर मतलब फर्स्ट 10 डेज में अगर हम लोग को लेना है स्पेसिमेन, तो हम लोग क्या कर लेंगे, CSF या ब्लड। और अगर 10 to 30 डेज़ के बाद हम लोग क्या लेते हैं, इस रेंज में हम लोग क्या लेते हैं, यूरिन हम लोग लेते हैं स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पेसिमेन का बात। फिर सेकेंड क्या है, माइक्रोस्कोपी। हम लोग माइक्रोस्कोपी में देखें कि इतना ये पतला सा ऑर्गेनिज्म होता है स्पाइरोकिट की, ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं, तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप या फिर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा,
ठीक है। और इसमें माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है कि तो ये डार्क ग्राउंड यहाँ पे माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। ये रिवील यहाँ पे क्या हम लोग को दिखेगा माइक्रोस्कोपी में कि बहुत ही टाइटली और रेगुलरली यहाँ पे कॉइल्ड हम लोग को ऑर्गेनिज्म दिखेगा, जैसे हम लोग देखे थे ऊपर डायग्राम में कि टाइटली और रेगुलरली ये कॉइल्ड होता है और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हुक एंड होता है, जैसे कि ऐसे अपीयर करता है क्वेश्चन मार्क जैसा, इसलिए इसका नाम क्या है एंटेरोगेंसन, हाँ ठीक है। और यहाँ पे अम्ब्रेला इसका हैंडल होता है, तो माइक्रोस्कोपी हो गया। फिर थर्ड है इसका आइसोलेशन। आइसोलेशन जो करते हैं उसमें तुम लोग को दो चीज़ें याद रखना है कि कल्चर जो करेंगे उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए और कल्चर मीडिया, कल्चर कंडीशन एंड द कल्चर मीडिया। कल्चर कंडीशन में क्या है कि ये लेप्टोस्पाइरा जो होता है ये ऑब्लिगेट एरोब्स होता है और स्लो ग्रोइंग होता है, इसलिए में जो कल्चर में हम लोग करते हैं इसको कौन सा टेम्परेचर पर 30 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 4 to 6 वीक्स तक करते हैं। और इसका जो pH रहना चाहिए वो 7.2 से 7.5 तक इसका ये रेंज रहता है, ठीक है। और हम लोग कल्चर करने के बाद इसको एग्जामिन करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 1-3-5 डेज तक हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग वीकली करते हैं अप टू 6 वीक्स। 6 वीक्स तक हम लोग फिर वीकली करेंगे, पहला तो 1 दिन 5 दिन में करेंगे, उसके बाद वीकली करते हैं 6 वीक तक। और कल्चर मीडिया में ये हाईली फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए हम लोग को इनरिच्ड मीडिया यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि EMGA मीडिया, फ्लेचर्स मीडियम, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने स्पेसिमेन देख लिए, माइक्रोस्कोपी, आइसोलेशन। अब उसके बाद एनिमल इनॉक्यूलेशन। एनिमल इनॉक्यूलेशन भी हम लोग कर सकते हैं इसका डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी करते हैं हम लोग फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन। और हम लोग को पता है कि इसमें क्या होता है कि पहला 1 वीक में क्या होता है IgM जो होता है वो अपीयर करना स्टार्ट होता है, जो कि पीक कर जाता है एट 3rd to 4th वीक में, ये पीक कर जाएगा और उसके बाद फिर ये 6 वीक तक फिर ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद IgG अपीयर करता है, जो थोड़ा IgM के बाद करेगा तो लेट अपीयर करता है। तो ये हो गया सीरोलॉजी फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। अब इसमें क्या होता है, एक तो होता है जीनस स्पेसिफिक मेथड होता है, जीनस स्पेसिफिक मेथड होता है, और एक होता है सीरोवार स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जीनस स्पेसिफिक मेथड में एलाइजा, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट और मैक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हम लोग करते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। और सीरोवार स्पेसिफिक टेस्ट में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या था मैक्रोस्कोपिक था जीनस स्पेसिफिक में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये हो गया सीरोलॉजी फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। अगर हम लोग को, और उसके बाद 6th जो मेथड है, ये 5th हो गया। 6th मेथड जो होता है वो क्या होता है मॉलिकुलर मेथड, और हम लोग को पता है मॉलिकुलर मेथड में PCR करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया लैब डायग्नोसिस का 6 ये हम लोग देख लिए। तो स्पेसिमेन हो गया, माइक्रोस्कोपिक, आइसोलेशन, एनिमल इनॉक्यूलेशन, सीरोलॉजी एंड द मॉलिकुलर मेथड्स। अब है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, बस 2 चीज़ हम लोग को याद रखना है कि ये माइल्ड है या फिर, ट्रीटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ट्रीटमेंट में याद रखना है कि ये माइल्ड है या फिर ये सीवियर है। अगर माइल्ड है ना तो हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड है तो हम लोग करते हैं इसमें ओरल डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं हम लोग, ओरल डॉक्सीसाइक्लिन भी माइल्ड है तो हम लोग ओरल ही देंगे। और इसका डोज कितना होता है 100 मिलीग्राम, 1 दिन में 2 बार, 2 times a डे। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है इसका ड्यूरेशन कितना होता है 7 डेज, 7 दिन तक, ऑलमोस्ट 1 वीक तक हम लोग इसे देते हैं, ठीक है। और एक सीवियर डिजीज़ है, सीवियर लेप्टोस्पाइरोसिस है, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो पेनिसिलिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग IV देते हैं, 1.5 मिलियन यूनिट्स हम लोग देते हैं, IV देते हैं, और इसको भी हम लोग 7 दिन तक देते हैं, ठीक है। और ये हम लोग 1 दिन में 4 बार देते हैं, 4 times a डे, 7 दिन तक। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो माइल्ड हम लोग देख लिए ओरल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम, 1 दिन में 2 बार, 7 दिन, दोनों का ड्यूरेशन सेम है। और सीवियर में क्या करेंगे पेनिसिलिन देते हैं और IV देते हैं, डोज ये हो गया, और 1 दिन में 4 बार देते हैं। तो ये हो गया लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में। इतना जो था मेन था, हम लोग पहले पढ़े समरी में। लेप्टोस्पाइरोसिस जूनोटिक डिजीज होता है, इसका पैथोजेनेसिस देख लिए कि 2 फेज है, सेप्टिसेमिक फेज और इम्यून फेज। क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, इंक्यूबेशन पीरियड और इसका 2 फेजेस फिर से, और ये टेबल
ये टेबल देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैब डायग्नोसिस में हम लोग 6 पॉइंट्स देके उसके बाद ट्रीटमेंट में माइल्ड है या सीवियर है, डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन। थैंक यू।